कार्ड मोमेंटम, मास और वेलोसिटी जी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी कार्ड मोमेंटम। एक बात याद रखें कि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मोमेंटम वेक्टर है तो मास स्केलर है, जबकि वेलोसिटी वेक्टर है। तो ये जो मोमेंटम है वो किस प्रोडक्ट का रिजल्ट बनता है? चैप्टर 2 में हमने पढ़ा एक स्केलर और डॉट प्रोडक्ट है, उसके मुताबिक अगर हम दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट लें तो उनका आंसर स्केलर क्वांटिटी में आता है। दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट लें तो उनका आंसर स्केलर क्वांटिटी में आता है, और ऐसी प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट लें उनका आंसर स्केलर क्वांटिटी में आता है, ऐसी प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। जबकि दो वेक्टर्स में क्रॉस लें, जबकि दो वेक्टर्स में क्रॉस लें तो उनका आंसर वेक्टर क्वांटिटी में आता है। अब अगर दो वेक्टर्स में क्रॉस लें और उनका आंसर वेक्टर में आए तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि दो वेक्टर मल्टीप्लाई नहीं होते, बल्कि एक स्केलर मास जो है वो वेक्टर से ज़रब का है। जब एक स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई हो तो फिर कौन सी प्रोडक्ट है? कोई स्केलर नंबर किसी वेक्टर से ज़रब खाए, आंसर वेक्टर ही आना है, और ऐसी प्रोडक्ट को हम सिंपल प्रोडक्ट कहते हैं। आम जैसे मैं वेलोसिटी v को 2 से ज़रब दे, वेलोसिटी वेक्टर है, 2 नंबर है, तो ऐसी प्रोडक्ट को सिंपल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये जो ऊपर आपने देखा कि मास स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है और उनका आंसर वेक्टर है, तो ये सिंपल प्रोडक्ट का रिजल्ट है। फिर मोमेंटम की यूनिट जो है, मोमेंटम की यूनिट बनती है मास की किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड मोमेंटम की यूनिट है। अब इसके बाद मोमेंटम के साथ लिंक करते हैं, मोमेंटम के साथ लिंक करते हैं प्रूफ को। शॉर्ट आंसर के तौर पे आता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, rate of change of momentum equals applied force. Rate of change of momentum equals applied force. इस प्रूफ के लिए देखें शॉर्ट आंसर के तौर पे 2 मार्क्स का आ सकता है। इसमें आप बताएं कि ऑब्जेक्ट का मास m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी v आई, ऑब्जेक्ट का मास m, इनिशियल वेलोसिटी v आई है। ऑब्जेक्ट का
इनिशियल वेलोसिटी वी आई है और उसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ है। फाइनल वेलोसिटी उसकी वी एफ है। तो मैस एम, इनिशियल वेलोसिटी वी आई, जबकि फाइनल वेलोसिटी वी एफ है। यहां से हम इनिशियल मोमेंटम पहले लिखते हैं, उसका इनिशियल मोमेंटम क्या बनता है। इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स एम वी आई, एम वी आई मैस इनटू इनिशियल वेलोसिटी। उसका इनिशियल मोमेंटम बनता है एम वी आई, जबकि उसका फाइनल मोमेंटम बनता है एम वी एफ। इनिशियल मोमेंटम एम वी आई और फाइनल मोमेंटम एम वी एफ। मैस उसका एम है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, फाइनल वेलोसिटी वी एफ है। इनिशियल मोमेंटम एम वी आई, फाइनल मोमेंटम एम वी एफ। चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम होता है फाइनल माइनस इनिशियल, एम वी एफ माइनस एम वी आई। चेंज ऑफ मोमेंटम बनता है फाइनल माइनस इनिशियल, एम वी एफ माइनस एम वी एफ। अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम होता है। रेट का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम है, एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। तो खाली चेंज ऑफ मोमेंटम लिखें तो टाइम पे डिवाइड नहीं करते, लेकिन रेट लिखें तो टाइम पे डिवाइड करते हैं। इसमें से एम कॉमन ले लें, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। इस वी एफ ओवर माइनस वी आई ओवर टी को ए बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसका मतलब एम में आया और एम में अप्लाइड फोर्स। बुक में हेडिंग दी हुई है न्यूटन सेकंड लॉ एंड मोमेंटम। प्रूव ये हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अप्लाइड फोर्स के बराबर है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एम ए से मुराद अप्लाइड फोर्स के इक्वल है। तो ये 2 मार्क्स का आ सकता है, ये 9th में भी है। तो बिल्कुल वही पैटर्न। आगे बढ़े, इंपल्स। इंपल्स क्या है? ये भी शार्ट पार्ट है, कोई लेंथी पार्ट नहीं। लार्जर फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी फॉर शॉर्टर इंटरवल ऑफ टाइम। लार्जर फोर्स acts on a body for shorter interval of time. Shorter interval of time. अगर लार्जर फोर्स किसी बॉडी पे थोड़ी देर के लिए अप्लाई हो तो उसे इंपल्स बोलते हैं। लार्जर फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी फॉर shorter interval of time. Impulse equals to force into time है। Impulse equals to force into time है। अब देखिए, फोर्स वेक्टर टाइम स्केलर, जबकि इंपल्स वेक्टर, इंपल्स वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, टाइम स्केलर है।
तो फिर वही बात कि ये सिंपल प्रोडक्ट का रिजल्ट है। अगर जब भी कोई नंबर स्केलर किसी वेक्टर से ज़रब खाए आंसर वेक्टर में आए, दैट इज द रिजल्ट ऑफ सिंपल प्रोडक्ट। फिर ये बात भी नजर आ रही है कि इंपल्स की यूनिट न्यूटन सेकंड है, फोर्स की न्यूटन और टाइम की सेकंड। इंपल्स की यूनिट न्यूटन सेकंड है। और एक बात याद रखेंगे, मोमेंटम और इंपल्स की यूनिट सेम होती। मोमेंटम की यूनिट आपने लिखी थी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इंपल्स की यूनिट न्यूटन सेकंड इक्वल है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। न्यूटन सेकंड इक्वल्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आप न्यूटन को खोलें तो यही आंसर आ जाएगा। न्यूटन को क्या लिख सकते हैं? न्यूटन को लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, F इज इक्वल टू m। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर 7 सेकंड को ज़रब दें तो क्या बनता है? F इज इक्वल टू m के तहत किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन की जगह आ गया। 7 सेकंड को ज़रब दें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड बनता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड बनता है। वैसे भी ये प्रूफ है कि इंपल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। ये भी शॉर्ट आंसर में भी आएगा प्रूफ। 2 मार्क्स का है कि इंपल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। देखें जो फोर्स थी ना, फोर्स वो इक्वल थी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जबकि जो इंपल्स है वो इक्वल है चेंज इन मोमेंटम के। अब उसके लिए आप वही रेफरेंस दे दें, प्रूफ जब करें ना तो आप रेफरेंस देंगे। अभी लिखा है F बराबर है mvf माइनस mvi ओवर टी। ये अभी लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स है। F बराबर है mvf माइनस mvi ओवर टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स है। टाइम डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो रहा है। F क्रॉस T बराबर है mvi F माइनस mvi। यहां से जरा आइडिया लें, व्हाट इज F क्रॉस T इंपल्स, व्हाट इज mvf माइनस mvi चेंज इन मोमेंटम। तो आप देखें इंपल्स इक्वल है चेंज इन मोमेंटम के, फोर्स इक्वल है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के, और इंपल्स इक्वल है चेंज इन मोमेंटम। फोर्स के लिए रेट लगाना जरूरी है और इंपल्स के लिए रेट लिखना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे इंपल्स इक्वल है चेंज इन मोमेंटम के। अच्छा, अब आप देखें इसके बाद हम एक चैप्टर 3 का पहला थ्योरी क्वेश्चन कह रहे हैं। चैप्टर 3 का फर्स्ट थ्योरी क्वेश्चन है। अभी तक जितना हमने पोर्शन पढ़ा है उसमें से या तो शॉर्ट आंसर आता है या एमसीक्यू आता है, लेकिन जो आप पढ़ेंगे वो थ्योरी के पार्ट्स हैं। उसमें है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। थ्योरी में इतना अहम नहीं है लेकिन है थ्योरी क्वेश्चन। देखिए इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, अगर बाहर से फोर्सेस अप्लाई नहीं हो रही,
इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, अगर बाहर से फोर्सेस अप्लाई नहीं हो रही तो टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। अगर बाहर से फोर्सेस अप्लाई नहीं हो रही तो टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। वैसे यूं भी कहते हैं कि टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। टोटल मोमेंटम ऑफ एन isolated system remains conserved. आइसोलेटेड सिस्टम उसी को बोलते हैं जिसमें बाहर से फोर्सेस एप्लीकेबल ना हो। जिस सिस्टम में बाहर से फोर्सेस एप्लीकेबल नहीं है उस सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है। अच्छा, अब इसका प्रूफ करते हैं। कंसीडर टू बॉल्स ऑफ मैसेज। टू बॉल है, उनके मैसेज है M1 एंड M2। टू बॉल ऑफ मैसेज M1 एंड M2 moving with velocities v1 and v2। two balls है, masses m1 and m2 moving with velocities v1 and v2। यहाँ डायग्राम बनाई कि फर्स्ट मैस है m1, वेलोसिटी है v1, सेकंड मैस है m2, वेलोसिटी है v2। ये डायग्राम बिफोर कुलियन बनती, बिफोर कुलियन। अब these two balls collide with each other। ये दोनों बॉल्स हैं वो एक दूसरे से कोलाइड करती। जब कोलाइड करती हैं तो वो बिग बनाई M1 कोलाइड कर रही है M2 से। कुलियन के दौरान M1 एक फोर्स लगा रही है, M2 पे फोर्स लगा रही है अगर F, और जवाब में M2 M1 पे फोर्स लगा रहा है F डैश। M1 M2 पे फोर्स लगा रही है F, जवाब में M2 M1 पे फोर्स लगा रही है F डैश। ये डायग्राम ड्यूरिंग कुलियन। अब आफ्टर कुलियन कोलाइड करने के बाद पहले का मास m1 और वेलोसिटी v1 डैश, और टकराने के बाद दूसरे का मास m2 वेलोसिटी v2 डैश। ये आफ्टर कुलियन है। फिर सुने, बिफोर कुलियन मास m1 वेलोसिटी v1, दूसरा मास m2 वेलोसिटी v2। ड्यूरिंग कुलियन m1 m2 पे अप्लाई करता है F, जवाब में M2 M1 पे अप्लाई करता है F डैश। आफ्टर कुलियन M1 की वेलोसिटी v1 डैश हो जाती है और M2 की वेलोसिटी v2 डैश हो जाती है। अब हम उसी फार्मूले का रेफरेंस लेते हैं जो हमने पढ़ा था इंपल्स का। फार्मूला पढ़ा था इंपल्स इक्वल्स टू
चेंज इन मोमेंटम, उसी का रेफरेंस लेते हैं एफ क्रॉस टी इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम था एम वी एफ फाइनल माइनस इनिशियल। जरा गौर से मैं अब इसको डायग्राम से लिंक करने जा रहा हूं इस इक्वेशन। पहले तो ये देखें कि M1 ने जो M2 पे फोर्स अप्लाई वो मैंने F लिखी। हमेशा याद रखें कि अगर मैं F क्रॉस T लिख रहा हूं तो F वो फोर्स है जो M2 पे अप्लाई हुई। हमेशा जिस पे फोर्स अप्लाई होती वो मैस लिखा जाता है, अप्लाई करने वाले का मैस नहीं लिखा जाता। आप स्टेटमेंट पढ़ें ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स, यानी इसका क्या मतलब है, जिस पर फोर्स अप्लाई हो रही है। अब आप जरा गौर करें कि एफ मैंने लिखी, ये कौन सी फोर्स है जो अप्लाई हो रही है इस पर M2, करने वाला M1, करने वाले मैथ को नहीं लिखना, जिस पर अप्लाई हुई उस मैथ को लिखना है। तो आप लिखेंगे M2, फाइनल वेलोसिटी इसकी कौन सी थी जो कुलियन के बाद थी, V2 डैश माइनस M2 माइनस M2, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कौन सी थी जो कुलियन से पहले थी, V2। ऊपर वाले फार्मूले को फॉलो कर रहा हूं, फोर्स F मैस M2 और फाइनल वेलोसिटी V2 डैश मैस M2 और इनिशियल वेलोसिटी V2, ये M2 की टकराने से पहले वेलोसिटी, डैश वाली M2 की टकराने के बाद वेलोसिटी। अब आप इसको इक्वेशन 1 लोगे और नीचे देखें F डैश क्रॉस, अब देखिए आप कौन सी फोर्स है, F डैश वो फोर्स है जो अप्लाई हुई है M1 पर। इसका मतलब अब मैच वो आना है जिस पर अप्लाई हुई, M1 मैच आना है, M1 फाइनल वेलोसिटी V1 डैश माइनस M1 और M1 की इनिशियल वेलोसिटी V1, ये इक्वेशन 2 बनी। तो गौर से देखें इस चीज को, बड़ी तवज्जो से देखना है, फिर देख लें। F क्रॉस T में F वो फोर्स है जो M2 पे अप्लाई है, इसलिए मैथ M2 की फाइनल वेलोसिटी कुलियन के बाद V2 डैश M2 की कुलियन से पहले V2, F डैश वो फोर्स जो M1 पे अप्लाई है, इसलिए M1 उसकी फाइनल वेलोसिटी कुलियन के बाद V1 डैश और M1 की इनिशियल वेलोसिटी कुलियन से पहले V1। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम इस 1 और 2 को ऐड कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड करें, F क्रॉस T प्लस F डैश क्रॉस T, F क्रॉस T प्लस F डैश क्रॉस T, उधर से M2 V2 डैश माइनस M2 V2 प्लस M1 V1 डैश माइनस M1 V1। अब आप देखिए कि इधर जो लेफ्ट हैंड साइड है उससे टाइम कॉमन आ रहा है, टाइम कॉमन लिया तो F प्लस F डैश इक्वल्स टू, टाइम कॉमन लिया F प्लस F डैश इक्वल्स टू M2 V2 डैश माइनस M2 V2 प्लस M1 V1 डैश माइनस M1 V1।
यहां आप याद रखें कि ये जो फोर्सेस थी एफ और एफ डैश, ये मैग्नीट्यूड में इक्वल थी, डायरेक्शन में ये अपोजिट है, फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल थी, डायरेक्शन में ये अपोजिट है। यूं लिखते हैं ना, एफ बराबर है माइनस एफ डैश। माइनस लिखने का यही मतलब है मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है। तो बी इंटू एफ की जगह माइनस एफ डैश प्लस एफ डैश, इधर रह जाएगा एम टू वी टू डैश माइनस एम टू वी प्लस एम वन वी वन डैश माइनस एम वन वी वन। ये एफ डैश कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस। अब ये दो फैक्टर माइनस के हैं, इधर आकर वो प्लस हो जाए, ये तो खत्म हो गया पूरा फैक्टर, वो माइनस वाले इधर आकर प्लस हो गए, तो एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, ये दो फैक्टर उठा के इधर ले आए, उधर रह गया एम वन वी वन डैश प्लस एम टू वी टू डैश, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू इक्वल्स टू एम वन वी वन डैश प्लस एम टू वी टू डैश। इसे कहेंगे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स, उसे कहेंगे टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ये प्रूफ है, समझे, मैंने बताया थ्योरी में इतना अहम तो नहीं लेकिन आ सकता। थोड़ा सा जिक्र इक्वेशन ऑफ मोशन का, ये खत्म हो गया। इक्वेशन ऑफ मोशन की कोई डेरिवेशन नहीं है हमारी किताब, नाइन्थ में तो है ना। यहां सिर्फ बताई है कि पहली इक्वेशन वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी ए फाइनल इनिशियल, सेकेंड इक्वेशन एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन 2as equals to vf square minus vi square। ये इक्वेशन लिख के आखिरी बात हम ये लिखते हैं कि अगर मोशन अलोंग y एक्सिस, मोशन अलोंग y एक्सिस हो, मोशन अलोंग y एक्सिस हो तो फिर ही a को प्लस माइनस जी लिखते हैं। अक्सर इक्वेशन में ना a को जी लिखा होता है, ये तभी होगा जब मोशन अलोंग y एक्सिस होगी। अगर मोशन y एक्सिस पे नहीं है तो a को आप प्लस माइनस जी नहीं लिख सकते। इसके लिए जरूरी है कि मोशन अलोंग y एक्सिस हो। तो यहां तक आप देखें कि हम समझे कि आधा चैप्टर हो गया और एक सवाल थ्योरी का है। बाकी का जो आधा चैप्टर है वो दो टॉपिक जो पेपर में आ सकते हैं, इलास्टिक कोलिजन और एक प्रोजेक्टाइल। ये वो दो टॉपिक हैं जो थ्योरी में आ सकते हैं। आपको याद होगा मैंने कहा था मंडे को आपका टेस्ट है, उसमें स्केलर प्रोडक्ट तक थ्योरी, न्यूमेरिकल पहले 10 है, 9 सॉरी फर्स्ट 9 और शॉर्ट आंसर पहले 10 है। कल हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि 3 दिन में इसकी थ्योरी हो जाएगी, यानी फर्स्ट तक 3 खत्म हो जाएगी। अगर मैं फर्स्ट तक 3 करा लेता हूं तो अगले महीने चौथा, पांचवा, छठा तीनों हो जाएंगे।
तीनों हो जाएंगे 35 मिनट की क्लास। और अगर मुझे 45 मिनट मिले तो फिर 4 हो जाएंगे। ये क्योंकि 35 मिनट है, 3 आप देखें कि आमतौर पे हर महीने में कम अज कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 4 चैप्टर चला लेता हूँ। तो इसका मतलब सिवाय दूसरे के टाइम लगता है 9 में। बाकी किसी चैप्टर पे इतना टाइम नहीं लगता। पूरा सिलेबस 4 महीनों का है मेरी नजर। 4 महीनों में सारा कंप्लीट हो जाता है।